अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और पैलेस्टीन के चलने वाले मामलात की। जो इसका रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे इसराइल जो है वो पैलेस्टीन में आके आबाद होना शुरू हुए और किस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म होने लग गया। क्या ये स्टार्टिंग से ही ऐसे था या ये बाद में आके इस तरह मामला हुए, और इसमें ब्रिटिश का क्या रोल है और अमेरिका की क्या पॉलिसी रही है इसके बारे में। आया जो पैलेस्टीन के अपने मुसलमान हैं उनका क्या रद्द रहा है इसमें, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे वजह क्या है, इसको जानने के लिए हमें इसकी एक पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हम स्पेशल ये बात करेंगे कि किस तरह ये मामला इतने ख़राब हो गए। 1993 में इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान जो अमन मुआहदा तय पाने लग गया था, तो क्या वजह हुई मामला इतने इस कदर ख़राब हो गए, या उससे पहले क्या हुआ था, उससे बाद में अब जो सूरत हाल है वो क्या है। हिटलर की ज्यूस के खिलाफ जंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आप मुख्तलिफ जगहों पे सुनते और पढ़ते भी रहे हैं कि किस तरह हिटलर ज्यूस की नस्ल कुशी में काम कर रहा था। और इससे पहले भी जब क्रूसेड हुए तो किस तरह क्रिश्चियन ने बड़ी बुरी तरह से इन यहूदियों को मारा और अपने कंट्री से बेदर किया। क्रॉसेड होने के बाद यहूदियों को ये चीज़ बखूबी अंदाज़ा होने लग गई कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें अपने लिए एक अलग मुल्क लेना पड़ेगा, तभी हम रह सकेंगे, वरना हमें कोई मुल्क जो है वो हमें अपनाने को तैयार नहीं है। ना उनको क्रिश्चियन अपनाने को तैयार हैं और ना ही मुसलमान अपनाने के लिए तैयार हैं। लेट 80 में ये मूवमेंट चलने लग गई कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें अपना कोई ना कोई कंट्री हासिल करना पड़ेगा, अपना कोई ना कोई एक ऐसा खित्ता ज़रूर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, जहाँ पे हमारे रूल चलें। 1896 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जिल ने अपने पम्फलेट में इस चीज़ को वाज़ह किया कि यहूदियों को कोई ना कोई अपना मुल्क बनाना पड़ेगा, और इस तहरीक को नाम दिया गया ज़ायोनिज़्म। ज़ायोनिज़्म की तहरीक इससे पहले भी चलती रही है, लेकिन डिफरेंट नाम के साथ पहले भी ये तंजीमें काम करती रही हैं। 1870 में बहुत सी तंजीमें ऐसी थी जो लवर ऑफ ज़ायोनिज़्म के नाम से इस पे काम कर रही थी कि यहूदियों का एक अलग देश होना चाहिए। और इसी तरह 1881 में हमें फर्स्ट इमिग्रेशन ज्यूस की पैलेस्टीन में देखने को मिली, और उस वक्त ऑटोमन अम्पायर का उस खित्ते पे कानून चल रहा था, और ये सारा खित्ता ऑटोमन अम्पायर के अंडर था जिसमें मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे और ज्यूस भी रह रहे थे, और तब वहां पे इतना कोई इशू नहीं था। फिर 1950 में दूसरी तरफ वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई और ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रेवोल्यूशन ने ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी। और ब्रिटिश ने यहाँ पे बड़ा चालाकी का काम किया। ब्रिटिश ने एक तरफ तो अरब रेवोल्यूशन से अब एक डील की कि अगर आप हमारी मदद करें, ऑटोमन अम्पायर को हराने में मदद करें, तो हम आपको आपका एक अलग कंट्री देंगे जिसमें आप अपना कानून नाफिज कर सकेंगे। और इसी तरह की एक डील ब्रिटिश ने इसराइल से की कि अगर वो उनको मदद करेंगे ऑटोमन अम्पायर को हराने के लिए, तो वो उनको एक अलग से कंट्री देंगे। याद रखें, उस वक़्त कोई इसराइल नहीं था और कोई दूसरा कंट्री नहीं था, ये सिर्फ पैलेस्टीन का एक एरिया था, वो ऑटोमन अम्पायर के अंडर आता था। और असल में ये डील ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ की हुई थी, जो बैक डोर पे उसने डील की कि हम ऑटोमन अम्पायर को हराने के बाद ये हिस्से को आपस में बांट लेंगे। ऑटोमन अम्पायर के हारने के बाद 1918 से 1940 तक ये पैलेस्टीन का एरिया जो है ये ब्रिटिश के अंडर रहा, और दूसरी तरफ हिटलर को जर्मनी में पावर मिल गई और वो ज्यूस का कत्लेआम करने लग गया, और ज्यूस अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूसरे कंट्री में मूव होने लग गए। और ज्यादातर ज्यूस जो है वो पैलेस्टीन की तरफ मूव हुए, क्योंकि एक वहां पे इनका ये बैतुल मकदस की वजह से एक रिलीजन पर्सपेक्टिव भी है, तो ज्यादा ज्यूस जो है वो पैलेस्टीन की तरफ आने लग गए। ब्रिटिश ने पहले तो ज्यूस को अंदर आने दिया वो पैलेस्टीन के एरिया में, लेकिन जब वो एक खास तादाद से ज्यादा हो गए तो ब्रिटिश उनको रोकने लग गया, उनको इजाजत नहीं देता था। तो फिर वहां से ये इसराइल की मूवमेंट स्टार्ट हुई और पूरी दुनिया के ज्यूस ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें अब अपना एक मुल्क जो है ना वो बनाना चाहिए। 1948 से ब्रिटिश जो है वो स्टेप बैक कर गया, और उससे एक साल पहले ही उसने ये सारा मामला जो है वो यूएन के अंडर कर दिया। और 1947 में यूएनओ की पार्टीशन में 55% जो है हिस्सा, जमीन का हिस्सा वो ज्यूस के हिस्से में आया, और 45% हिस्सा उसमें वो मुसलमानों को मिला, पैलेस्टीन के मुसलमानों को मिला, और यहाँ पे इसराइल वजूद में आया। और अब इसमें यरूशलेम का एरिया जो है वो उसको एक इंटरनेशनल एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया गया, ना वो मुसलमानों को दिया गया ना वो ज्यूस को दिया गया, क्योंकि वहाँ पे वो तीनों मजहब के लोग जो हैं वो उनके लिए
मुकद्दस जगह थी। और इस पार्टीशन के बाद अब बाकी अरब कंट्री जो हैं उन्होंने मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी कि कैसे ये बाहर से आके हमारे मुल्क पे कब्जा हो गए हैं या हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो गए हैं। और 1948 में इस जंग को अरब इसराइल जंग का नाम दिया गया। और हैरानी की बात इसमें यह है कि इसराइल ये जंग जीत गया। 5 मुस्लिम ममालिक से इसराइल ने ये जंग जीत ली। फिर 1949 में अगेन जंग हुई, फिर इसराइल ये जंग जीत गया। 1949 में वो एरिया जो मुसलमानों को दिया गया था इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक, उस पे भी इसराइल का कब्जा हो गया। और इसके नतीजे में जो वेस्ट बैंक का एरिया अभी जो है ये चला गया जॉर्डन के पास, और जो आज गाजा स्ट्रिप है वो चले गई इजिप्ट के पास। तकरीबन 7 लाख पैलेस्टीनियों को अपने घर छोड़ के वहां से दूसरे अरब कंट्री में माइग्रेशन करना पड़ी। फिर 1967 में दूसरी जंग स्टार्ट हो गई इसराइल और अरब कंट्री के दरम्यान। ये जंग भी तकरीबन 6 दिन जारी रही है और इसमें फिर इसराइल की जीत हो गई। जब दूसरी जंग हुई अरब कंट्री और इसराइल के दरमियान, तो बहुत सा इजिप्ट का बहुत सा हिस्सा जो है वो इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। और इस जंग के 3 साल कबल 1964 में इसराइल में एक ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, PLO वजूद में आई, जिसका ये मानना था कि ये इसराइली जो हैं वो हमारे मुल्क पे आके काबज हुए हैं, हमें ये मुल्क उनसे अपना हासिल करना पड़ेगा। ये तहरीक ने हथियारों के तहत अपना मुल्क वापस लेना चाहा इसराइल से, और जिस वजह से PLO को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। फिर साल 1974 में PLO को UN जनरल असेंबली में पैलेस्टीन का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया। फिर 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक पीस टॉक होने लग गया, जिसके नतीजे में इसराइल ने ना कि सिर्फ उनको उनका जो हिस्सा कब्ज किया हुआ था वो वापस कर दिया, और इजिप्ट जो है वो पहला मुस्लिम कंट्री बन गया इसराइल को तस्लीम करने के लिए। और इस पीस टॉक के नतीजे में इसराइल प्राइम मिनिस्टर और इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर दोनों को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। अब 1981 में जो इजिप्शियन के जो मुसलमान थे, वहां पे जो कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने अपने PM को असैसिनेट कर दिया कि आप कैसे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला सकते हैं, वो हमारे दुश्मन है, वो हमारी जमीनों पे आके काबज हुए हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए था। फिर इसराइल 10 साल तक वेस्ट बैंक और गाजा पे काबिज रहता है। इस दौरान में इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर दी, और इस तरह उनकी वेस्ट बैंक में बहुत सी सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गई, और बहुत से यहूदी जो है वो आके वेस्ट बैंक में रहने लग गए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस अमल को इलीगल मानते हैं, क्योंकि ये UN पार्टीशन के खिलाफ वर्जी थी जो पहले 55% और 45% के हिसाब से की गई थी। फिर 1992 में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबिन बन गया, जिसका मानना यह था कि ये PLO जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनको अपना मुल्क चाहिए, वो इसके लिए हथियार उठाए हुए हैं। तो उसने PLO के साथ पीस टॉक स्टार्ट कर दी है और इनको इनका कंट्री मिलना चाहिए, और इस तरह PLO को एक ऑर्गेनाइजेशन तस्लीम किया, जिसके नतीजे में PLO ने भी इसराइल को एक कंट्री तस्लीम कर लिया। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स, जिसमें बिल क्लिंटन ने इसराइल प्राइम मिनिस्टर और पैलेस्टीन प्राइम मिनिस्टर का अमन मुआहदा करवाया, और इस तरह 1994 में फर्स्ट टाइम पैलेस्टीन में मुसलमानों की हुकूमत आती है PLO की शक्ल में। और इस दौरान इसराइल तकरीबन बहुत से एरिया पे काबिज हो चुका हुआ था, जिसमें वेस्ट बैंक भी इंक्लूड था। उसने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना ली हुई थी पूरे पैलेस्टीन के इलाके में। फिर इस पीस टॉक के नतीजे में वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एरिया A जहाँ पे पैलेस्टीन गवर्नमेंट की हुकूमत होगी, एरिया B जहाँ पे दोनों पैलेस्टीन और इसराइल मिलकर हुकूमत करेंगे, और एरिया C जहाँ पे सिर्फ इसराइली गवर्नमेंट की हुकूमत होगी। और इस तरह फिर 1994 में UN प्लान के तहत होने वाली इस पार्टीशन तो दूर की बात है, और मुसलमानों को चंद टुकड़े ही मिल सकते हैं पैलेस्टीन से। और 1994 में ही यासिर अरफात, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था पैलेस्टीन का, और इसराइल प्राइम मिनिस्टर, दोनों को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाता है। फिर 1995 में जो इसराइल प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक था उसको असैसिनेट कर दिया जाता है। जो वहाँ पे कटर ज्यूश हैं वो उसको 3 गोलियां मार के उसको मार दिया जाता है कि आप कैसे मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं PLO के साथ, और किस तरह आपने उनको ये ज़मीनें दे दी, ये सारी ज़मीनें हमारी है और हमारा ही कब्जा होना चाहिए इस पे। और इससे कुछ साल पहले 1987 में कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर एक जमात बनाते हैं, और तब ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है हमास ग्रुप की, और जो ये कहते हैं कि कैसे पैलेस्टीन के PM ने इसराइलियों के साथ इत्तेहाद कर लिया, किस तरह उनको वो मान रहे हैं और हमें नहीं उनको मानना, और हम अपने मुल्क की अपनी जगह की हिफाजत करेंगे। फिर 1996 में जो हमास ग्रुप है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर देता है, पैलेस्टीन के इलेक्शन का बाइकआउट करता है, वो उसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके बाद फिर PLO ही गवर्नमेंट में रहती है, और उसके बाद 2002 में इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान
پھر جھڑپیں ہو جاتی ہیں، کچھ مظاہرے ہوتے ہیں جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور تب پھر اسرائیل نے اپنی جو کالونیز بنائی ہوئی ہیں اس کے ارد گرد وہ دیوار بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پھر 2006 کے الیکشن میں حماس پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور حماس وہ الیکشن جیت جاتا ہے، بہت تھوڑے سے مارجن سے ہی، لیکن وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور پیلسٹین پہ حماس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ اور حماس کی سلیکشن جیتنے کے بعد 2007 میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں ایک گروپ حماس کا ہوتا ہے اور دوسری طرف فتح جو پی ایل او والے ہوتے ہیں۔ پھر تب سے یہ غازہ کا جو علاقہ ہے اس پہ حماس کنٹرول کر لیتا ہے، اور ویسٹ بینک جو ہے وہاں پہ پی ایل او کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ غازہ جو اب جہاں سے یہ راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے غازہ اسٹرپ جو ہے جہاں سے اسرائیل کو جواب دیا جاتا ہے یا ان پہ راکٹ پھینکے جاتے ہیں۔ اب جو پی ایل او کی گورنمنٹ ہے جو ویسٹ بینک میں ہے، ان کا اس لڑائی سے اتنا کنسرن نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ بھی 2 کالونیز بنی ہوئی ہیں، جو غازہ ہے اس کا ایک الگ ہے، اس کو بائیکاٹ ہے، اس کا دوسرے ایجپٹ سے بھی بائیکاٹ ہے اور دوسرے ممالک سے بھی اس کا سرحدی بائیکاٹ ہے، وہاں پہ کوئی تجارت کا بھی سارا انہوں نے بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اور جو ویسٹ بینک میں جو مسلمان رہتے ہیں، جو پیلسٹین رہتے ہیں، ان کو اسرائیل سے کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی اسرائیل ان پہ اتنے اٹیک کرتا ہے۔ اور یہ جو ایشو مین چل رہا ہے یہ غازہ اور اسرائیل کے درمیان چلتا ہے۔ اور یہ تھی وہ ساری کہانی۔ ہوپفلی آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ یہودی جو ہیں یہ پیلسٹین میں آنے سٹارٹ ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے اپنا ملک اسرائیل بنایا، اور وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ کس طرح ان کو انہوں نے مارا اور ان کو بے گھر کیا، اور پھر مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں آپس میں، جس وجہ سے وہ ان کی حالت اس حد تک بدتر ہوئی ہے آج۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔